नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो है हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचार को देखेंगे। इसमें हम सारे आंसर्स को जो है कवर करने की कोशिश की है, जिसमें आपको अरस्तु के राज्य संबंधी सारे विचार का डिटेल मिलेगा। पहले मैं बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, जिसमें अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य के भी जो हैं राज के जो आधार हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जनरली ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा, चाहे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी हो, अनेक यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी हो। इनमें जो पॉलिटिकल्स ऑनर्स के बच्चे हैं उनको इस तरह के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। होप आप इस क्वेश्चन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानते ही होंगे। और इसके अलावा इसके स्टेट पीसीएस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम इसमें कवर करते हैं कि अरस्तु के राज्य संबंधी विचार क्या हैं। पहले मैं बता दूं कि अरस्तु जो है ये प्लेटो के शिष्य हैं, और प्लेटो किसके शिष्य थे, तो सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अब अरस्तु के राज्य संबंधी विचार को हम देखेंगे। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें इनके पॉइंट्स को देखना है कि उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है, क्यों जो है ये हमें इसको क्यों पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। कहता है कि पॉलिटिक्स, जो इनका अरस्तु का जो बुक था पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया, मतलब राज्य के सारी सिद्धांतों का जो है इन्होंने वर्णन किया है। और इन्होंने बताया है राज्य के बारे में अपनी, जैसे कि इन लोगों की एक काल्पनिक सुदृढ़ता होती थी, इन्होंने काल्पनिक तरीके से एक राज्य का जो है स्वरूप तैयार करते थे। इसको आज तक अप्लाई नहीं किया गया, बल्कि यहाँ से सीख ली गई, और इनके कई सारे गुण आपको वर्तमान राज्य की जो कल्पना है उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट है जहाँ से क्या किया जा रहा था, इनके विचार से जो है राज्य, मतलब अलग अलग देशों का, अलग अलग राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, और उनके नियम में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, विधान में इनके विचार को रखा जा रहा था। अभी मैं आपको इनके विचार के बारे में बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि हमारा जो भी वर्तमान भारत के राज्य का जो कानून व्यवस्था है, और उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट्स हैं, उसमें जो आपको ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें इनका जो है कुछ ना कुछ भाग आपको देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिक्स जो अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी, उस सिद्धांतों में उसने राज्य में संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया। उसमें उसने राज्य के स्वरूप, जन्म और लक्ष्य का सुंदर प्रतिपादन किया। इतने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने राज्य की कल्पना जो है की है, जबकि आज से लगभग 2500 साल पहले उनकी ये कल्पना जो है लिखी गई थी उनके द्वारा इस पुस्तक में, और जिसको मतलब अभी तक, मतलब वर्तमान बात करें तो इनको स्वीकार किया जाता है। मतलब उनकी कल्पना ऐसी थी जिसको स्वीकार किया जा सकता है। वहीं अगर प्लेटो की विचारधारा की बात करें तो प्लेटो की विचारधारा ऐसी थी जिसकी परिकल्पना करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वैसे राज्य को बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही रीजन रहा है कि अरस्तु ने भी प्लेटो के विचारधारा को ना कई जगह पे नकारा है, कई जगह पे काट दिया है। चलिए तो हम देखते हैं, सबसे पहले अरस्तु के राज्य संबंधी विचार देखते हैं। तो अरस्तु के अनुसार व्यक्ति क्या है कि एक राजनीतिक है, एक राजनीतिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है। राजनीतिक प्राणी का कहने का मतलब है जैसे कि हम सब क्या है, एक समाज के वर्ग हैं, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, तो यही बात तो अरस्तु कहना चाहता है कि जो अरस्तु के अनुसार मतलब हर एक व्यक्ति, जो हमारे जो हर एक मेंबर हैं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि राज्य है हमारा, इसमें हम कई सारे लोग हैं, अलग अलग भांति के, अलग अलग वर्ग के हैं। तो ये क्या कहता है कि ये सब के सब क्या है, राजनीतिक प्राणी है, और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है। राज्य जो है व्यक्ति के इसी प्रकृति, मतलब इसी सोच का कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, इसी का परिणाम क्या है कि राज्य का एक परिकल्पना है, एक राज्य का बनना है। प्लेटो की तरह वह सोफिस्ट वर्ग की धारणा का खंडन करना चाहता है। प्लेटो भी जो है सोफिस्ट वर्ग के लोगों की बातों का खंडन करता था, और अरस्तु भी जो है उनके बातों का खंडन करते हैं। राज्य की उत्पत्ति किसी समझौता से नहीं हुई है। उनका क्या कहना है कि राज्य की उत्पत्ति जो है किसी समझौता से नहीं हुई है। कहने का मतलब है कि राज्य, उन्हें ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि राज्य किसी समझौता का है, या फिर राज्य किसी सरकार की सोच है, या राज्य कोई मेंटेलिटी है। इनका क्या कहना है कि राज्य जो है वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है, वो स्वाभाविक है। वो क्या है, राज्य एक स्वाभाविक है और प्राकृतिक संस्था है, न कि इसे किसी ने डेवलप किया है, न कि कोई समझौता के थ्रू बना हुआ है, और इसकी उत्पत्ति एक प्रक्रिया द्वारा विकास के कारण हुआ है। क्या बोलता है कि इसकी जो उत्पत्ति है एक प्रक्रिया द्वारा विकास के कारण हुआ है। विकास मतलब क्या होता है यहाँ, डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट होता है किसी भी राज्य में, इसी डेवलपमेंट की वजह से क्या हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे राज्य की उत्पत्ति देखने को मिलता है। क्या कहता है कि राज्य सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है, उच्च संस्था है। संस्था में श्रेष्ठ का मतलब क्या है कि देखिए,
कोई भी संस्था जो होती है उसका उद्देश्य कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मतलब जैसे कि अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ का क्या है कि वो देश के आपस में झगड़ा को रोकता है, लेकिन एक राज्य का क्या सोच होता है? राज्य का सोच ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, राज्य में उपस्थित सभी व्यक्ति को समान क्या हो सके, समान शिक्षा मिले, समान विकास मिले। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि किसी संस्था की, तो संस्था किसी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को जो है लोगों के सामने रखता है। इसीलिए संस्था से भी श्रेष्ठ किसको माना गया? राज्य को, क्योंकि जब राज्य रहेगी तभी संस्था की उत्पत्ति होगी, ऐसा अरस्तु ने कहा। चलिए अब हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे, हम थोड़ा इस पे देख लेते हैं। कहता है कि राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। क्या कहता है कि राज्य जो है वो मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। जैसे कि विवाह के आधार पर परिवार संस्था का उदय होता है, जहाँ पति पत्नी बच्चे और दास, दास इनका एक और पॉइंट है, एक अलग से ही टॉपिक दास है इनका, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो राज्य की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिकता का परिणाम का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं कि किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, जब हम किसी मतलब एक वर्ग के लोगों के साथ रहते हैं तो वहाँ एक समाज की परिकल्पना होती है, समाज एक समाज बनता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि विवाह इसमें सबसे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विवाह में क्या होता है कि अगर हम बात करें कि एक पुरुष है, अब एक पुरुष अगर शादी करके आता है तो देखिए कैसे परिवार बन जाता है कि मतलब एक अकेला पुरुष था, अब वो शादी करके आया तो क्या हो गया, वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और पत्नी के बाद क्या होंगे, वो बच्चे होंगे उनके, और बच्चे होने के बाद क्या होगा कि उन्हें जैसे कि दास वगैरह का जरूरत पड़ेगा, तो ये सब मिलके क्या करेंगे, एक परिवार बना लेंगे। एक परिवार मतलब एक समूह बना देंगे, और ये समूह क्या करेगा, तो ये समूह क्या करेगा, तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एक राज्य की परिकल्पना। जैसे कि छोटे छोटे परिवार बनेंगे, अब परिवार एक दूसरे की मदद करने लगेंगे तो क्या होंगे, एक ग्राम बनेगा, और एक ग्राम दूसरे ग्राम को किसी भी तरीके से आर्थिक तरीके से या फिर कोई भी कहते हैं ना नैतिक तरीके से अगर मदद करने लगेगा तो वो किसकी निर्माण कर देगा, राज्य का निर्माण कर देगा। तो ये छोटे से पॉइंट में बहुत बड़ी बात लिखी गई है, आप इस पॉइंट को डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हैं कि विवाह के आधार पर क्या हुआ कि परिवार संस्था का उदय होता है, जहाँ पति पत्नी बच्चे और दास वगैरह एक साथ मिलकर क्या करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में पूरी तरह से क्या होते हैं कि सौभाग्य होते हैं। अब कहता है कई परिवार के एकत्र होने से ग्राम बनता है, जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया कि कई परिवार जब एकत्र होंगे तो क्या बनेगा, ग्राम बनता है। चाहे दैनिक आवश्यकताओं के कुछ अधिक, जैसे कि मतलब देखिए दैनिक आवश्यकताओं क्या होता है कि दैनिक जो हमारा आवश्यकता होता है, दैनिक आवश्यकता मतलब जैसे रोज हमको, अब कोई बच्चा जन्म लेता है उसको रोज माँ का दूध चाहिए, या फिर उसे जो भी नीड्स होते हैं डेली बेसिस पे वो उनके गार्जियन पूरा कर देते हैं। लेकिन जब हम एक ग्राम की बात करते हैं तो ग्राम में वो क्या होता है कि दैनिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ के बात होती है। बात समझ रहे हैं ना कि वहाँ दैनिक आवश्यकता ही सिर्फ मात्र नहीं रह जाती है, वहाँ और भी कई सारी आवश्यकताएं आ जाती है। जैसे कि आपकी परिवार से आवश्यकताएं अलग है, ग्राम से आवश्यकताएं आपकी अलग है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कहता है कि ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए कि एक गांव में ज़रूरी नहीं है कि ये सारे चीज़ मिल जाएं, जैसे कि बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसको हो जाए गांव में, ये ज़रूरी नहीं है। हर गांव में हर चीज़ सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। जैसे कि हर गांव में क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, नौकरी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, शहर की ओर जाते हैं। और सोचिए कि अगर शहर एक समाज की तरह नहीं रहेगा, एक राज्य की तरह नहीं बना रहेगा, तो आदमी एकमात्र गाँव में रह के अपना जीवन यापन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यही रीज़न है कि आज से लगभग 2500 साल पहले अरस्तु ने इस बात को कहा, और आज वर्तमान में भी इसकी जो है हमें कंपैरेटिवली देखने को मिलती है कि हाँ, ये कल्पना उनकी सही थी। इस कारण कई ग्रामों को सम्मिलित से राज्य, नगर राज्य, अगर हम अरस्तु के शब्द में कहें तो वो क्या कहते थे, नगर राज्य का जन्म होता है। समझ गया, मतलब एक दूसरे की नैतिक चीज़ों को, बौद्धिक चीज़ों की पूर्ति जब हम करेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, वहाँ पे ग्रामों को सम्मिलित करके किसका, राज्य यानी कि नगर राज्य का जन्म होता है। व्यक्ति का सर्वांगिक विकास इसी संस्था से होता है। सर्वांगिक विकास का मतलब होता है सभी अंगों का विकास। मतलब जैसे कि अगर आपको शिक्षा की ज़रूरत है, तो अगर आपके गांव में शिक्षा अच्छी होगी तो आपको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जॉब अच्छा होगा मान लिए तो सारे आईआईटी कंपनी होंगे मान लिए, तो नीचे वर्ग का लोग, नीचे तबके के लोग किस तरह से काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक बड़ा सा समूह की बात करें, एक बड़े से राज्य की बात करें, एक बड़े से स्टेट की बात करें, देखिए एक स्टेट के अंदर हम मानते हैं कि 100% चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन एक स्टेट के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हर वर्ग का लोग वहाँ क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। इतने थोड़े मोड़े फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे लोग काम कर सकता है, या फिर थोड़े मोड़े शिक्षा
शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होती है पूरे, जैसे कि अगर हम अपने पूरे भारत की बात करें तो भारत में देखिए कि IIT कंपनी के लिए भी कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे दक्षिण भारत के बात हो गए, दक्षिण भारत के जो राज्य हो गए। अगर हम बात करें कृषि वगैरह के लिए, अगर आप कृषि वगैरह में ज़्यादा अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम कृषि वगैरह में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो आपके लिए हरियाणा पंजाब वाला एरिया हो गया। ये भारत हमारा संपूर्ण एक राज्य है, एक देश है, तब ना हम ऐसा परिकल्पना कर लेते हैं। या फिर अगर आप बहुत ही अच्छे एजुकेटेड हैं तो आप IAS का एग्जाम देके अधिकारी बन सकते हैं। तो ये क्या है, सर्वांगीण विकास है, मतलब हर अंगों का, समाज में रहने वाले हर व्यक्तियों का विकास हो जाता है। किसके मदद से, तो जहाँ पे किसकी कल्पना करेंगे, जहाँ पे हम एक राज्य की कल्पना करेंगे, जिसे आज हम अलग अलग नाम से, देश वगैरह के नाम से पुकारते हैं। चलिए अब हम आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि आगे क्या कहते हैं। अरस्तु के अनुसार क्या कहता है, कुटुंब से ग्राम और ग्राम से राज अस्तित्व में आया। क्या कहता है कि कुटुंब से क्या हुआ कि ग्राम, और ग्राम से क्या है कि राज्य जो है अस्तित्व में आए। राज्य की परिभाषा करते हुए वो कहता है, क्या कहता है कि राज्य फूलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है, राज्य कुलों और ग्रामों का, कुल मतलब समझिए, कुल मतलब होता है कि किसी परिवार, मतलब कोई एक परिवार होता है, उसका जनरेशन आगे बढ़ते जाता है कि एक आदमी हुआ, फिर उसका शादी हुआ, फिर उसके कुल में कौन आया, उसका बेटा आया, फिर बेटा का किसी न किसी से शादी होगा तो फिर क्या होगा, फिर उसका बेटे का शादी हुआ, फिर उसके बेटे का शादी हुआ, तो वो क्या होता है, एक कुल बन जाता है। समझ गया। कहता है राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। क्या कहता है कि कुल और ग्राम का ऐसा समूह जो मिलकर किसका निर्माण कर देता है, राज्य का निर्माण करता है। उसका उद्देश्य क्या होता है, पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। क्या होती है, आत्मनिर्भर जीवन। आत्मनिर्भर जैसे कि आप सब जानते होंगे कि इंटरप्रेन्योर के नाम से आप जानते हैं। आत्मनिर्भर मत का क्या मतलब होता है कि राज्य की ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए, राज्य में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य में इस तरह की सरकार की, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ के राजा की ऐसी विचारधारा होनी चाहिए, या राज्य की कल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति क्या कर सके, आत्मनिर्भर हो सके, खुद पे निर्भर हो सके, उसे किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़े। उसके बाद कहता है अरस्तु के राज्य विषयक सिद्धांत के प्रमुख विशेषताएं। अब अरस्तु के हम राज्य के विषयक सिद्धांत पे देख लेते हैं, क्या है उनके विषयक सिद्धांत। क्या कहता है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक संस्था है, ये आपको हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि वो क्या कहता है कि ये एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक सर्वदा स्वाभाविक संस्था तथा प्राकृतिक संस्था है। मतलब अरस्तु ये बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि राज्य क्या है, कोई समझौता है। वो बार बार यही बात कहता है कि राज्य क्या है, एक प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। कहता है राज्य परिवार का व्यापक रूप है। राज्य क्या है कि परिवार का व्यापक रूप है। ठीक है, परिवार का ही व्यापक रूप है। मतलब हम सब राज्य के लोगों को अगर देखें, तो अगर इसकी उत्पत्ति को देखें कि हम हर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। हमारा सबका एक ही परिवार है, राज्य सब एक ही पूरे परिवार हैं। यह वैसे ही स्वाभाविक है जैसे राज्य। मतलब कहता है कि राज्य जो है परिवार का व्यापक रूप है। मतलब ऐसे समझिए ना कि एक परिवार, दो परिवार, 10 परिवार मिलके, अब जैसे कि आपके चचेरे चाचा का परिवार अलग है, उनके चचेरे चाचा जो होंगे उनका परिवार अलग है। इस तरह से क्या हो गया, परिवार में बंटवारा होता गया और पूरी वो किसकी परिकल्पना हो गई, किसकी कल्पना हो गई, तो राज्य वहां पे बन गया। कहता है जो मनुष्य राज्य में रहने में असमर्थ हैं, या देखिए कितना अच्छा बात बोले, कहते हैं कि जो आदमी राज्य में नहीं रह सकता है, रहने में असमर्थ है, इसकी आवश्यकता नहीं, मतलब या जिसे इसकी आवश्यकता नहीं, किसकी, राज्य की आवश्यकता नहीं है, वो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो पशु हो सकता है, या नहीं तो क्या होगा, वो देवता हो सकता है। समझिए बात को, या तो वो पशु है जिसको राज्य की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको क्या, उसके पशुओं से तुलना क्यों करी गई है यहाँ पे। पशु का क्या काम होता है कि वो पेट भरता है और पेट भरने के अलावा अपना जीवन यापन करता है। इसके अलावा उसकी दुनिया में और भी किसी चीज़ की नीड नहीं होती है, उसका एक ही नीड होता है। लेकिन अगर हम मनुष्य की कल्पना करें तो मनुष्य के कई सारे नीड होते हैं। उसे क्या करने हैं कि उनका एक सपना होता है, वहाँ तक उन्हें पहुँचना होता है, उन्हें आत्मनिर्भर होना होता है, उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी ओर हम देवता की बात करें तो देवता को भी इन सारे राज्य और समाज का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, अब राज्य जो है सर्वोच्च समुदाय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य जो है वो सर्वोच्च समुदाय है। कैसे सर्वोच्च समुदाय है हम देखते हैं। कहता है कि अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय मानता है। क्या कहता है कि राज्य जो है, अरस्तु जो है वो राज्य को क्या करता है, समुदायों का समुदाय नहीं। मतलब राज्य किसी समुदाय, जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटे छोटे ग्रुप्स को मिलके या छोटे छोटे संस्थाओं को मिलके एक राज्य की कल्पना की गई। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अरस्तु का कहना है बिल्कुल सही है यहाँ पे कि ये क्या है कि सर्वोच्च समुदाय मानता है। अगर राज्य है तभी तो इसके अंदर स्टेट पीशियस हैं, राज्य की कल्पना है, राज्य में लोग हैं, राज्य में व्यक्ति हैं और वो एक कंप्लीट राज्य है, तभी तो उसके बाकी चीज़ों का या बाकी समुदायों का कोई
जिक्र है, अगर राज्य ही नहीं है तो कैसा समुदाय होगा। बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वो अरस्तु का कहना बहुत ही सही है कि राज्य को क्या कर सकते हैं, राज्य जो है वो समुदायों का समुदाय नहीं है, बल्कि क्या है वो कि सर्वोच्च समुदाय मानता है। क्या है वो, राज्य जो है वो सर्वोच्च समुदाय है, सभी समुदायों का क्या है, सर्वोच्च है। कहता है कि अन्य सभी समुदायों का अस्तित्व तथा विकास राज्य में ही संभव है। देखिए कि सभी जो कहते हैं कि जितने भी समुदाय राज्य के अंदर चल रहे होते हैं या चलते हैं, उसका अस्तित्व किससे जुड़ा होता है, तो उसका और विकास किससे जुड़ा होता है, तो राज्य में ही संभव है। अगर राज्य डेवलप्ड है तो देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे आपको जितने भी समुदाय हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब कहता है राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति। राज्य का उद्देश्य क्या होता है कि देखिए अब हम एक बात और आपको फिर से बता दें कि समुदाय क्या सोचता है, कोई समुदाय क्या सोचता है कि वो जिस डिपार्टमेंट का होता है ना, वो सिर्फ उसमें डेवलपमेंट चाहता है। जैसे कि देखिए अगर कोई मोबाइल कंपनी है तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मोबाइल का सेल कैसे बढ़ाया जाए। वो बिल्कुल नहीं सोचता है कि मोबाइल से आदमी सही चीज़ों का इस्तेमाल करेगा या गलत चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। हर समुदाय का लोग यही सोचता है कि अगर वो मोबाइल बेच रहा है तो वो चाहता है कि हर जनता मोबाइल इस्तेमाल करे, उसको इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि मोबाइल का कोई सही यूज़ कर रहा है, गलत यूज़ कर रहा है। तो समुदाय सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का डेवलप कर सकता है, लेकिन राज्य क्या करता है, राज्य सभी चीज़ को देखेगा। राज्य शिक्षा को भी देखेगा, राज्य रोजगार को भी देखेगा, राज्य जो है पॉवर्टी लेवल को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। हर सिस्टम को चेंज करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार होता है तो राज्य होता है। इसीलिए राज्य का जो मतलब परिकल्पना है वो क्या हो सकता है, सर्वोच्च समुदाय के रूप में होता है, क्योंकि वो सभी चीज़ों को देखता है। लेकिन कोई एक आदमी क्या करता है, कोई एक समुदाय क्या करता है, एक ग्रुप क्या करता है कि किसी एक ही चीज़ को डेवलप करता है। इसीलिए उसने कहा, इसीलिए अरस्तु ने कहा कि वो राज्य क्या है, एक सर्वोच्च समुदाय है और उसके अंदर आने वाले क्या हैं, सारे समुदाय हैं। तो राज्य अगर विकास करेगा तभी जो है समुदायों का जो विकास है वो संभव है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये बात बहुत ही कंट्रोवर्सी रह चुकी है। राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी। अब यहाँ पूर्वगामी का मतलब आपको शायद नहीं पता चल पा रहा होगा, मैं बताता हूँ। पूर्वगामी का मतलब होता है पहले। इसका मतलब क्या होता है कि पहले, जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो पूर्वगामी का मतलब जैसे कि हम एक बात कह सकते हैं कि पहले, मतलब जो भी पहले जिसकी परिकल्पना की गई हो उसे हम पूर्वगामी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी। अरस्तु क्या कहता है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का पूर्वगामी। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप भी इस बात को ना क्रिटिसाइज करेंगे, आप इस बात को काट देंगे। जैसे कि देखिए पहले बात को समझिए, कहता क्या है कि अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। समय की दृष्टि से परिवार पहले है, जबकि प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अरस्तु अपने विचार से क्या कहता है कि सबसे पहले किसकी कल्पना की गई, राज्य की। मतलब सबसे पहले राज्य बना प्राकृतिक रूप से, उसके बाद उसमें मानव आए। लेकिन अब आप सोचिए कि जब इंसान होगा ही नहीं तो फिर राज्य कैसे डेवलप्ड होगा। आप बात समझ पा रहे होंगे कि जब इंसान रहेगा तभी तो हम ग्राम बनाएंगे या कोई समुदाय बनाएंगे या फिर हम राज्य की कल्पना करेंगे या फिर हम राज्य बनाएंगे। लेकिन अरस्तु यहाँ क्या कहता है कि जो है राज्य जो है वो व्यक्ति का पूर्वगामी है। मतलब व्यक्ति से पहले ही कौन आ गया, राज्य आ गया। इसका अर्थ यही हुआ कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। यहाँ पे राज्य क्या है, व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो पहले कौन आया, पहले राज्य, और उसके बाद कौन आया, उसके बाद व्यक्ति आए। तो व्यक्ति का पूर्वगामी राज्य। अब देखिए ऐसा क्यों, क्या कहता है कि राज्य समग्रता है, राज्य समग्रता है। राज्य क्या, वो संपूर्ण है। जैसे कि हमारा शरीर, जैसे कि पहले हमारा शरीर है, उसके बाद हमारे शरीर के अंग हैं। तो पहले कौन आया, शरीर ना, उसके बाद ना हमारा अंग डेवलप्ड हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे जो अरस्तु है वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है, कहता है कि पहले राज्य यानी कि राज्य समग्र बना, उसके बाद उसमें मनुष्य जो है वो अंग की भांति, अंग मात्र यानी कि शरीर के जो अंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, अंग मात्र समग्र पहले आता है, राज्य बाद में आता है। बात समझ में आई आपको यहाँ पे? होप आप इस बात को समझे होंगे कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि राज्य समग्र है और मनुष्य उसका क्या करता है, अंग मात्र है। समग्र पहले आता है और राज्य बाद में आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम देखते हैं कि राज्य का स्वरूप जैविक या सावयवी है। ठीक है, जैविक का मतलब क्या होता है कि जैविक, देखिए कि हम ना जैविक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई चेंजिंग नहीं किया जाता हो, जो नेचुरल तरीके से डेवलप्ड होता है, दैट इज कॉल्ड जैविक। ठीक है, देखिए अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु क्या कहता है कि राज्य का स्वरूप जैविक है। जैसे कि वो पहले से ही कह रहा है कि वो क्या है कि स्वरूप उसका जैविक है, प्राकृतिक है, इसमें किसी भी तरह का जो है ना, जैसे क्या कहता है देखिए, और उसकी प्रकृति क्या है, और इसकी प्रकृति एक जीवधारी के समान है। जीवधारी मतलब समझ रहे हैं, जीवधारी मतलब ये मनुष्य की बात कर रहा है कि वो क्या है, एक मनुष्य की तरह, जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे
बताया कि क्या है कि अगर हम राज्य को अगर अपनी शरीर से कल्पना करेंगे तो अंग क्या है उसके मनुष्य हो गया, उसी तरह से क्या है ये जीवधारी के समान है। अब कहता है राज्य का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर हुआ है। क्या कहता है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, विभिन्न अंगों से मिलकर हुआ है, और व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं। क्या कहता है कि राज्य का निर्माण किससे हुआ है, विभिन्न अंगों से हुआ है, विभिन्न अंगों से हुआ है। जैसे कि हमारे बॉडी का निर्माण क्या होता है, सबसे छोटी सेल हो गई, सेल के बाद टिश्यू हो गया, टिश्यू के बाद क्या होता है कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए, उसके बाद ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। एज सेम एज यहाँ पे क्या है कि क्या कहता है कि विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। अंग से जैसे हमारे शरीर बने हैं उसी तरह से क्या कहता है व्यक्ति और समुदाय क्या है राज्य का एक राज्य को जन्म देते हैं, मतलब राज्य को बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है। राज्य क्या है, एक आत्मनिर्भर समुदाय है। देखिए कैसे कहता है कि आत्मनिर्भर समुदाय में आशय है कि राज्य अपनी सभी आवश्यकता पूर्ण करने में स्वयं सक्षम है। क्या कहता है कि आत्मनिर्भर जो समुदाय है उसका क्या आशय होता है। देखिए आत्मनिर्भर समुदाय का मतलब ही यही होता है कि हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है, खुद पे निर्भर होना, यही राज्य की अपनी आवश्यकता है। देखिए हर राज्य अपने में आत्मनिर्भर होना चाहता है, पूर्ण करने में स्वयं सक्षम होता है। जैसे देखिए अभी हम अभी वर्तमान की बात करें तो हर कंट्री क्या चाहती है, हर कंट्री क्या चाहती है कि हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट सेल हो या जो भी प्रोडक्ट बिके या फिर हम जो भी चीज़ हमारे नीड का हो उसको डेवलपमेंट हम कहाँ करें, खुद के पास करें, और इतना ज़्यादा करें कि हम दूसरे लोगों को बेच पाएँ। जैसे चाइना वगैरह हो गया, आप चाइना वगैरह को देखें तो चाइना वगैरह में क्या है, यही नीति है कि वो ऐसी चीज़ को डेवलप करना चाहता है, और करना चाहता क्या है, वो अभी कर भी रहा है। देखिए कि आप अगर कोई भी परिवार, हमको हिंदुस्तान का कोई भी फैमिली ऐसा दिखाइए जहाँ जिसके घर में चाइना प्रोडक्ट नहीं हो। अब देखिए आप अपने ही घर में चारों तरफ घूम के देखिए, आपको उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चीज़ जो है चाइना के ही देखने को मिलेंगे। तो ये क्या शो करता है कि वहाँ पे हमारा देश क्या पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी अगर हम कुछ भी करने जाते हैं, चाहे हम अंतरिक्ष में जाएँ, चाहे हम लर्निंग के लिए दूसरे देश से जाएँ, या फिर हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें सर्वाधिक चीज़ें हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। तो राज्य का क्या होना बहुत आवश्यक है, क्या इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करे कि आत्मनिर्भर हो, क्या हो, पूर्ण करने में, मतलब आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में क्या हो, सक्षम हो, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो इसीलिए ना हम आपसे कहें कि क्या है कि आज भी जो है अरस्तु की बातें जो है उसकी जो बातें हैं उसको स्वीकार किया जाता है, आज भी उनकी बातों को समझा जाता है, क्योंकि उनके राज्य की जो कल्पना थी वो बहुत ही वास्तविक थी। अब कहता है कि राज्य सभी स्थितियों एवं वातावरण की क्या करता है, सृष्टि करता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यकता है। मतलब राज्य की ये कल्पना होनी चाहिए कि क्या करे कि वो सभी मतलब वातावरण में, मतलब हमारे देखिए हमारे जो डे टू डे लाइफ में है, जो व्यक्तियों के नैतिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जैसे कि टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो देखिए चाइना जैसे कि अभी हैकिंग वगैरह में क्या कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो वो सब के लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं तो हमें अपनी किस में वृद्धि करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में करनी चाहिए। कि चाइना अगर कितना भी कुछ हो जाए तो देखिए आज टेक्नोलॉजी में क्या है, वो सबसे आगे है। और उसकी अगर हम ये बात करें कि जैसे कि अगर हम ये बात करें कि उसके दूसरे देशों से संबंध की बात करें तो उस संबंध में बिल्कुल ये नहीं सोचता है कि कौन देश कैसा है, क्या है, नहीं है। बस उसे अपनी दिखती है कि मैं यहाँ अपनी प्रोडक्ट को बेच पा रहा हूँ या नहीं। अगर वो वहाँ बेच पा रहा है तो क्या करता है, उस देश से संबंध बना लेता है। जैसे कि तालिबानी से देखिए अभी हाल फिलहाल में उससे संबंध बना लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तालिबानी आतंकवादी हैं या फिर वो समाज कल्याण के लिए सोच रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइना अपनी सामानों को वहाँ पर सेल कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, उससे वो अपनी रिश्ता बना कर रखेगा, वहाँ अपना प्रोडक्ट सेल करेगा। इससे उसके अलावा उससे ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या कहता है, राज्य सभी स्थितियों में वातावरण की सृष्टि करता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यकता है। इसका मतलब राज्य के पास हर वो चीज़ होना जरूरी है जो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों का नैतिक विकास करता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कहता है राज्य का उद्देश्य जीवन की पूर्णता है। क्या कहता है कि राज्य का उद्देश्य क्या है, जीवन की पूर्णता है। राज्य का ये उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन की पूर्णता होनी चाहिए। जैसे राज्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं है, राज्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं है, एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है। इसका मतलब देखिए जीवन ही नहीं का क्या तात्पर्य है, जैसे कि राज्य बस इतना पे सीमित नहीं रहता है कि जैसे कि अगर आप एक दार्शनिक राजा हैं या फिर आप यहाँ के राजा हैं तो आपका उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि जब तक आपकी जीवन है तब तक किसी अच्छे चीज़ का होना। आपकी कल्पना ऐसी होनी चाहिए कि राज्य में जब भी कोई राज्य की ये उद्देश्य होनी चाहिए कि आने वाला भी जनरेशन क्या हो सके, उस चीज़ों को क्या कर सके, गेन कर सके। समझ में आ रही है बात कि मतलब ऐसी कल्पना तैयार करना, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता ने हमारे देश की ऐसी कल्पना की कि आने वाले 100 साल तक
जो है कानून में, जैसे कि देखिए कानून तो बनाया गया कि जब तक भारत देश रहेगा तब तक क्या होगा, वहाँ पे इस संविधान को फॉलो किया जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बस क्या किया गया, एक हमें अधिकार दे दिया गया कि जो नियम समय के साथ बदले जा सकते हैं उन्हें बदला जा सके। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या कहता है कि श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति उसमें होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक ये मतलब किसी एक हम ऐसा कह सकते हैं जीवन काल के लिए नहीं, आने वाले सभी जीवन के लिए क्या होना चाहिए, सभी जीवन मतलब आने वाले सभी जनरेशन के लिए उसका तात्पर्य सेम होना चाहिए। अब कहता है कि राज्य का उद्देश्य अपने सदस्यों का अधिकतम कल्याण करना होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है कि हर आदमी ऐसा सोचता है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हर व्यक्ति का, हर सदस्यों का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। राज्य का कर्तव्य सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए और रचनात्मक होना चाहिए। इसके इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है क्या है कि इस प्रकार अरस्तु राज्य को एक प्रकृति है। क्या कहता है कि अरस्तु क्या कहता है कि अरस्तु क्या कहता है कि राज्य को एक प्रकृति और स्वाभाविक संस्था है। इतना तो हम लोग इतनी देर में तो समझ ही गए होंगे कि अरस्तु का क्या कहना है कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है जो स्वाभाविक रूप से परिपक्व हुआ है, स्वाभाविक रूप से बना है, इसमें कोई समझौता नहीं, इसे जबरदस्ती नहीं बनाया गया है। जिसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति जो है उनके नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भौतिक और नैतिक जो आवश्यकता है हर व्यक्ति का, राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना इनका मुख्य उद्देश्य है। प्लेटो की भांति अरस्तु भी क्या कर रहा है कि नगर राज्य या सिटी स्टेट को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मान रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि उसने अपने आदर्श राज्य को एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। उसने क्या किया है, अपने आदर्श राज्य को क्या किया है, एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। अपने राज्य संबंधी विवेचन में नगर राज्य को ही समस्त कला और गुणों से संपन्न माना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। क्या माना है उसने क्या माना है कि उसने अपने राज्य संबंधी जो विवेचन है इसमें क्या माना कि नगर राज्य को ही समस्त कला और गुणों से संपन्न माना है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, इतना आई होप कि आप इसके जो हैं अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांतों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आई और अगर आप और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।